मिसबिल दी ऑटर गैविन मैक्सवेल की पुस्तक रिंग ऑन ऑफ ब्राइट वाटर का एक अध्याय है। यह अध्याय कहानी बताता है कि कैसे मैक्सवेल ने इराक में काम करते हुए मिसबिल नामक एक युवा ऊदबिलाव को प्राप्त किया और उसे स्कॉटलैंड में अपने घर वापस लाने का फैसला किया। अध्याय उन चुनौतियों का वर्णन करता है जिनका सामना मैक्सवेल को मिसबिल को पालने में करना पड़ा, क्योंकि ऊदबिलाव को कैद में रखना बेहद मुश्किल है। मिसबिल को ताज़ी मछली के विशेष आहार की आवश्यकता होती थी और वह लगातार शरारत करता था, भोजन चुरा रहा था और घर में अराजकता पैदा कर रहा था। चुनौतियों के बावजूद मैक्सवेल ने मिसबिल के साथ एक गहरा बंधन बनाया और ओटर के चंचल और स्नेही व्यक्तित्व का वर्णन किया। मैक्सवेल के साथ टहलने और यहाँ तक कि समुद्र में तैरना सीखने के लिए मिसबिल एक प्यारा पालतू जानवर और साथी बन गया। हालांकि मिसबिल की तबीयत बिगड़ने के साथ ही अध्याय का अंत कड़वाहट भरे नोट के साथ होता है। मैक्सवेल को मिसबिल को एक चिड़ियाघर भेजने का कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां वह उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सके। अध्याय का अंत मैक्सवेल द्वारा मिसबिल के प्रति अपने प्रेम और ऊदबिलाव द्वारा उसके जीवन में लाए गए आनंद को दर्शाने के साथ होता है। कुल मिलाकर मिसबिल द ऑटर एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो इंसानों और जानवरों के बीच बनने वाले विशेष बंधन के साथ साथ एक जंगली जानवर की देखभाल के साथ आने वाली चुनौतियों और जिम्मेदारियों के बारे में है। 1956 के नव वर्ष के प्रारंभ में मैं दक्षिण इराक की यात्रा पर गया। तब तक मैं अपना मन बना चुका था कि मुझे कुत्ते की जगह ऊदबिलाव पालना है और कैम्प्सफेरना, जिससे थोड़ी ही दूरी पर पानी है, इस प्रयोग के लिए उपयुक्त होगा। जब मैंने यूं ही अपने मित्र को यह बताया तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि मुझे टिग्रिस के दलदल में बेहतर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ ये मच्छरों की तरह होते हैं और प्रायः अरब उन्हें पालतू बना लेते हैं। हम बसरा कॉन्सुलेट जनरल के दफ्तर में अपनी यूरोप की डाक लेने और उसका उत्तर देने जा रहे थे। कॉन्सुलेट जनरल में हमने पाया कि मेरे मित्र की डाक आ गई थी, परंतु मेरी नहीं आई। मैंने इंग्लैंड केबल तार किया और जब 3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने फ़ोन करने का प्रयत्न किया। कॉल 24 घंटे पहले बुक करानी पड़ती थी। दूसरे दिन धार्मिक अवकाश के कारण एक्सचेंज बंद था। तीसरे दिन एक और रुकावट थी। मेरा मित्र चला गया और उसे 1 सप्ताह में मिलने को सोचा। 5 दिन बाद मेरी डाक आई। मैं अपने शयन कक्ष में पढ़ने के लिए गया और वहां फर्श पर पालथी मारे 2 अरबी बैठे थे। उनके पास समय समय पर छटपटाता एक बोरा पड़ा था। उन्होंने मुझे मेरे मित्र का एक नोट दिया। यह है तुम्हारा ऊदबिलाव। बोरा खुलने के साथ ही मेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ, जो अब भी समाप्त नहीं हुआ है। जो सब मैं जानता हूं मुझसे पहले समाप्त नहीं होगा। ये संभवतः ऊदबिलावों की गुलामी एक लगाव है जो उन सब लोगों के साथ मैंने साझा किया है जिन्होंने कभी ऊदबिलाव रखा है। इस बार में कॉन्सुलेट के शयन कक्ष के टाइलों वाले फर्श पर एक मध्य युगीन ड्रैगन सा छोटा प्राणी उभरा। सिर से लेकर पूंछ के सिरे तक एक जैसी मिट्टी की परत बख्तर की तरह उस पर छरी थी, जिसमें से तिल के समान भूरी चॉकलेट जैसी नर्म मखमली फर दिखा रही थी। उसने अपने आप को हिलाया और मुझे आशा थी एक धूल के बादल की, परंतु पूरी तरह मिट्टी हटाने और ऊदबिलाव को उसके सही रंग में देखने के लिए मुझे 1 महीना लगा था। मैंने ऊदबिलाव को मिसबिल पुकारा, जो वास्तव में विज्ञान के लिए अनजान प्रजाति थी, जिसे प्राणी वैज्ञानिकों ने ल्यूट्रोबिल्पर्स पिसिलिटा मैक्सवेली या मैक्सवेल के ऊदबिलाव का नाम दिया था। पहले 24 घंटे मिसबिल ने शुत्रवत और न ही मित्रवत रहा। वह एक दूरी बनाए था, मेरे बिस्तर से जितना दूर संभव फर्श पर सोता। दूसरी रात मिसबिल मेरे बिस्तर पर आ गया और मुड़े हुए घुटनों के बीच सोता रहा, जब तक कि नौकर सुबह मेरे लिए चाय लेकर नहीं आया और दिन के दौरान उसकी अरुचि समाप्त होने लगी और वह अपने चारों ओर की वस्तुओं में बहुत गहरी रुचि लेने लगा। मैंने उसके लिए एक बेल्ट बनाई और उसे स्नान घर ले गया, जहां वह आधे घंटे तक खुशी से पागल रहा, डुबकियां लगाता, लौटता, बाथटब में पानी के नीचे इधर से उधर तक दौड़ता और हिप्पो से ज्यादा पानी उछालता हुआ। यह मुझे सीखना था कि ऊदबिलावों का गुण है कि पानी की प्रत्येक बूंद जहां तक हो सके दूर तक फैला दी जाए। कटोरे को तुरंत उलट दिया जाए और यदि यह न उलटे तो अंदर बैठकर इसे उछाला जाए जब तक यह बह नहीं जाता। पानी को चलते रहना चाहिए और कुछ करते रहना चाहिए। जब यह स्थिर हो तो व्यर्थ है और गुस्सा दिलाने वाला है। 2 दिन बाद जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, मिसबिल शयन कक्ष से बच निकला और मैं मुड़ा तो गलियारे के मोड़ पर जो बाथरूम की ओर जाता था उसकी अदृश्य होती दुम दिखी। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वह बाथटब के सिरे पर था और अपने पंजों से क्रोमियम का नल खोलने का प्रयास कर रहा था। मैंने आश्चर्य में देखा कि उसने 1 मिनट से पहले ही नल खोल दिया और 1-2 क्षण बाद पूरे प्रवाह से पानी गिरने लगा।
वह सौभाग्यशाली था कि उसने नल सही दिशा में घुमाया। बाद में कई अवसरों पर उसने इसे और कस दिया। नल के सहयोग न करने पर निराशा और खींच उसे चिढ़ाते हुए। शीघ्र ही मिस बिना नेतृत्व के मेरे पीछे आने लगा और नाम पुकारने पर मेरे पास भी आने लगा। वह अधिकतर समय खेल में बिताता। वह घंटों रबर की गेंद के साथ खेलता, उलझता, जैसे एक चौपाए सॉकर फुटबॉल खिलाड़ी की तरह चारों पैरों से गेंद को लुढ़काता। वह इसे फेंक भी सकता था, अपनी गर्दन के शक्तिशाली झटके से एक आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक। परंतु एक ऊद बिलाव का असली खेल है जब वह पीठ के बल लेटकर पंजे के बीच में किसी चीज से खेलता है। कंचे मिज के समय बिताने का प्रिय खिलौना था। वह अपनी पीठ के बल लेटकर बिना फर्श पर गिराए अपने चौड़े सपाट पेट पर उन्हें घुमाता। बसरा में दिन शांति से गुजरे, परंतु मैं मिज को इंग्लैंड और कैम्सफर्ना ले जाने के विचार से ही डरता था। लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन पशुओं को नहीं ले जाती थी, इसलिए मैंने एक और एयरलाइन से पेरिस की उड़ान बुक कराई और वहां से लंदन तक एयरलाइन वालों से आग्रह किया कि मिज को 18 इंच के बड़े डिब्बे वर्गाकार में बंद किया जाए ताकि वह मेरे पैरों के पास फर्श पर ले जाया जा सके। मेरे पास एक बना हुआ डिब्बा था और रवाना होने से 1 घंटे पहले मैंने मिज को एक डिब्बे में रखा ताकि वह उसका अभ्यस्त हो जाए और शीघ्रता से खाने के लिए चल दिया। जब मैं लौटा तो एक दहलाने वाला दृश्य था। डिब्बे में पूरी शांति थी, परंतु इसके हवा के छिद्रों और ढक्कन के पास की दरारों से खून बहकर सूख गया था। मैंने जल्दी से ताला उठाया और ढक्कन तोड़कर हटाया और मिज थका हुआ और खून से सना करता हुआ उसने मेरा पांव पकड़ा। उसने डिब्बे की किनारे की धज्जियां कर दी थी। जब मैंने इसका आखिरी हिस्सा हटाया ताकि कोई काटने वाले किनारे न रह जाएं, तब उड़ान के समय में केवल 10 मिनट थे और हवाई अड्डा 5 मील की दूरी पर था। मैंने मिस को वापस डिब्बे में रखा, ढक्कन हाथ में पकड़े रहा। मैं कार के पीछे डिब्बा पास रखकर बैठा, जबकि ड्राइवर बसरा की गलियों से गोली की तरह निकला यान की उड़ान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। भाग्यवश मेरी बुक सीट बिल्कुल आगे थी। मैंने अपने आसपास का फर्श अखबारों से ढका, एयर होस्टेस के लिए घंटी बजाई और उसे मछलियों का एक पार्सल मिन के लिए ठंडी जगह में रखने को दिया। मैंने उसे विश्वास में लेकर पिछले आधे घंटे की सारी घटनाएं बताई। मैंने उसका परिचयिका के लिए सबसे गहन प्रशंसा की। वह अपने किस्म की रानी थी। उसने सुझाव दिया कि मुझे अपना पालतू अपने घुटनों पर रखना चाहिए और मैंने आभार की गहराइयों में उसका हाथ चूम लिया होता। परंतु ऊद बिलावों को न जानने वाला मैं बिल्कुल तैयार न था उसके लिए जो आगे होने वाला था। मैं झटके में डिब्बे से बाहर था। वह तेज गतियान में गायब हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें और एक औरत अपनी सीट पर खड़ी होकर चूहा चूहा। मुझे एक तगड़े सफेद पगड़ी वाले भारतीय की टोगों के नीचे अदृश्य होती मिज की पूंछ दिखी। उसके लिए कूद लगाई। मैं चूक गया, पर पाया कि मेरा चेहरा करी से भरा है। शायद, विमान परिचायिका ने अत्यधिक आकर्षक मुस्कान से कहा। बेहतर होगा यदि आप अपनी सीट पर जाएं। मैं जानवर को ढूंढकर आपके पास ले आऊं। मैं अपनी सीट पर लौटा। मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था उस शिकार का पीछा करने के लिए, जब अचानक मैं अपने पैरों के पास स्वागत भरी और पहचान की निराश चीत्कार सुनी। इतने में मिज तेजी से मेरे घुटनों पर आ गया और मेरे चेहरे व गर्दन पर नायक रगड़ने लगा। एक घटनापूर्ण यात्रा के बाद मैक्सवेल और उसका ऊद बिलाव लंदन पहुंचे, जहां उनका एक फ्लैट है। मिस और मैं लंदन में 1 महीने के लगभग रहे। वह घंटों चुनिंदा खिलौने से खेलता, पिंग पोंग गेंद, कंचे, रबर के फल और एक कछुए का खेल जो मैं उसने अपने दलदल से लाया था। पिंग पोंग गेंद से उसने एक नए खेल का आविष्कार किया था जो आधे घंटे तक उसकी रुचि बनाए रखता था। एक सूटकेस जो मैं इराक से ले गया था, घर वापस लौटते हुए यात्रा में पूरी तरह बेकार हो गया था। इस तरह की जब ढक्कन बंद किया जाता तो एक सिरे से दूसरे तक रलान बन जाती। मिज ने खोज लिया था कि यदि वह गेंद ऊंचे सिरे पर रखे तो यह दौड़कर दूसरी ओर आती। वह दूसरे सिरे तक इसके आने से पहले छिप कर बैठता, उछलकर हैरानी से इसे पकड़ता और एक बार और इसे ऊंचे सिरे पर रखने को दौड़ता। मैं घर के बाहर व्यायाम के लिए उसे बिल्कुल ऐसे ही लेकर जाता जैसे वह कुत्ता हो। मिज ने शीघ्र ही लंदन की गलियों में घूमते हुए कुछ आदतें पकड़ ली, जैसे स्कूल आते जाते हर एक वर्गाकार पत्थर के बीच अपने पैर रखने जैसे क्रिया करना, लोहे की रेलिंग के हर शांतमय हिस्से को छूना या हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना। मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था जिसके सामने 2 फुट ऊंची एक छोटी दीवार थी। घर वापस आते समय, परंतु घर से बाहर जाते समय नहीं, मिज मुझे खींचकर उस दीवार तक ले जाता, उस पर कूदता और स्टाफ व बच्चों दोनों से ध्यान हटाकर इस विद्यार्थियों, शिष्यों और कर्मचारियों की निराशाजनक व्याकुलता के भीतर 30 गज की लंबाई पर दौड़ता।
मेरा अनुमान है ये किसी प्रकार भी अनोखा नहीं था कि एक औसतन लंदन वाला ऊद बिलाव को न पहचाने, परंतु विभिन्न अनुमान यह कि क्या जानवर हो सकता है मुझ तक आश्चर्य की तरह आए। ऊद बिलाव मस्टलिन्स नामक छोटे जानवर समूह से है, जिसमें बिच्छू, नेवला, विजल, स्टोट, मिंक और अन्य भी हैं। मैंने अनुमानों से भरे सवालों की बौछार का लगातार सामना किया, जिसमें ऊद बिलाव के अतिरिक्त मस्टलिन्स थे। ज्यादातर अनुमान बेबी सील पर आकर रुकते और गिलहरी पर क्या यह दरियाई घोड़ा है श्रीमान, मुझे अशिष्ट हंसी पर मजबूर करते। और एक डॉग शो के बाहर मैंने सुना हिप्पो, एक मुखौटा, एक भालू का बच्चा, एक तेंदुआ, एक जिसने अपना स्थान बदल दिया हो, एक ब्रोटोसार, विलुप्त डायनासोर, मिज एक ऊद बिलाव के अतिरिक्त सब था। परंतु वह प्रश्न जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा अंक दिए, गली में गड्ढा खोदते एक मजदूर की ओर से आया। मैं अभी उससे बहुत दूर था जब उसने अपना औजार रखा, कूल्हों पर हाथ रखे और घूमना प्रारंभ किया। जैसे ही मैं निकट आया, मैंने उसके आश्चर्य के भाव से देखे और आमने सामने हो, जैसे कि वह मुझे बताना चाहता हो कि उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता। मैं उसके पास आया, उसने ठूका, क्रोध भरी नजर से देखकर गुर्राया, यहाँ श्रीमान ये क्या है?